पहली जॉब, पहली सैलरी, उसका एक अनुभूति एक अलग ही किस्म का होता है। मेरे साथ इस बार IND विशेष में एक विशेष मेहमान है। वैसे तो पहली बार के मंत्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी CV में और बहुत सारे काम नहीं है। बहुत सारा उन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें तो मंत्री पद जो है वो पहली बार के हैं और पहली बार उनको मिला है। चलिए, हमारे साथ हैं मोहन यादव जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका हमारे शो में IND विशेष में IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? फॉर्मली अगर हम कहें तो पहली बार के मंत्री, हालांकि इससे पहले भी आपको मंत्री पद का दर्जा मिल चुका है, लेकिन अगर हम मंत्री कहें तो पहली बार, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं मूलतः स्वयंसेवक हूँ, उस नाते से कई सारी जगह पे मैं काम कर चुका हूँ। यद्यपि ये बात सत्य है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा पहली बार मिला और उसका एहसास होता है, उसका अपना मन पे असर नहीं आता है, लेकिन भाव से आता है। हाँ। मैं टूरिज्म में लगभग 4 साल कैबिनेट का दर्जा रह के काम कर चुका हूँ। 8 साल उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा, तब स्टेट मिनिस्टर का दर्जा रहा है। कई विभागों में काम किया है जी। लेकिन ये बात सही कि उच्च शिक्षा का काम लेने के एक स्पार्क होता है कि चलो, मैं लंबे समय 10 साल विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री से लेकर राष्ट्रीय मंत्री तक बना था, जिस कैंपस में हमने कई सुधारों की कल्पना की थी। हाँ। कई सारी चीज़ों की लड़ाई लड़ी थी, कई सारे मन में प्रश्न थे, कई उत्तर थे, कई सारी चीज़ों में उस समय मन महसूस के रह जाते थे कि ये अगर हम पे पावर होता तो हम कुछ और करते हैं जी। यद्यपि मैं 2000 से 2003 तक विश्वविद्यालय में कार्य परिषद का सदस्य होने के नाते से गवर्नर नामिनी रहा हूँ, तो उस समय मैंने काफ़ी चीज़ों में वहाँ भी काम करने का प्रयास किया। लेकिन ये एकदम अपन खुद मंत्री बन करके वो जो स्पार्क करते हैं उसका एहसास तो मन में रहता है। और एक चुनौती भी मन में आती, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ आदिकाल 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है। सांदीपनि जी का आश्रम रहा, एक तरह से बड़ी यूनिवर्सिटी रही है जी। तो वो दोबारा उस दायित्व का निर्वहन करने के साथ जो एहसास होता है, तो वो उसका स्पंदन तो है, लेकिन उसकी जवाबदारी का एहसास भी है। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। उच्च शिक्षा विभाग मिला है। अगर हम बात करें तो कोरोना का समय है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह के चैलेंजेस हैं? क्योंकि अब ऑनलाइन टीचिंग का समय है, ऐसे में कोर्सेज कैसे होंगे, कॉलेज में एजुकेशन कैसे होगा, विद्यार्थी कैसे आएंगे, एग्जाम्स, मतलब चुनौतियां बहुत सारी हैं जो कल्पना आपने की होगी, क्योंकि आप जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज के समय से आप राजनीति से इन्वॉल्व रहे हैं। तो आपने जैसा कहा, आपने कल्पना की थी कि कभी पावर हो तो मैं ये करूंगा, तो अभी आपके हाथ में वो पावर है, क्या कल्पना करते हैं? क्योंकि कोरोना के समय बहुत बड़ी चुनौतियां। देखिए, दोनों प्रश्न एक साथ खड़े होते हैं। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारे पास में वर्तमान के कोरोना के काल में जब हमारी बनी बनाई व्यवस्था सारी ध्वस्त हो जाती है, तो हम एक तरह से उसका पुनर्निर्माण की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब रिकंस्ट्रक्शंस करना है हमको बहुत सारी चीज़ों में, तो उस तरफ दिमाग अपना जाएगा कि भाई हम अपने द्वारा इस वर्तमान की व्यवस्था में जो अव्यवस्था बनी है, तो फिर प्रधानमंत्री जी याद आते हैं जिन्होंने कहा कि अगर हमको चुनौती मिलती, चुनौती को अवसर में कैसे बदले, तो वो अवसर में बदलने का भी मौका है। हाँ। जैसे उदाहरण के लिए परंपरागत रूप से जो हम परीक्षा करते आए थे, तो सालाना परीक्षा होती है, सेमेस्टर में 6 मंथली होती है, लेकिन अव्यवस्थाकरण से कई बार ये 8 महीने 10 महीने, कई बार 1 साल का एक सेमेस्टर होता है, तो 5 साल की डिग्री 7-7 साल तक मिल रही है, तो ये दुरावस्था है। हाँ। तो एक तरह से ये चैलेंज भी है कि हमको इस टाइम फ्रेम के अंदर एग्जाम कराना है और इस एग्जाम कराने के पैटर्न को भी अब नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा। जी। जैसे आमतौर पे क्लासरूम में कॉपी दे दी, पेन दे दिया, वो अपना कंप्लीट करता था, हो सकता है हमको अब इसमें ऑनलाइन कराना पड़े और कुछ ऑफलाइन पे भी जाना पड़े कि हमने कॉपी दे दी, क्वेश्चन मार्क दे दिए, आप घर से लिख के आओ। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के नए प्रयोग करने का भी समय है, क्योंकि ये बात सत्य है कि जो परंपरागत रूप से चलते आए थे वो सारे ढांचे में फर्क है, उसमें शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जी। जब हम मास बड़ी संख्या में साथ में बिठा नहीं सकते, परीक्षा नहीं ले सकते, तो स्वाभाविक रूप से उसको एक चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा कि हमको लगभग 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेना है और 20 लाख विद्यार्थियों में कोरोना न फैले, अव्यवस्था न हो, सब सरलता से सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाए। और वो भी चैलेंज है कि ये तो अभी हो ही रहा है कि हम कितना भी करेंगे तो सितंबर तक एग्जाम होगी, अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमको तुरंत मार्च के पहले फिर अगला सेशन भी 4 महीने में पूरा करना है। क्योंकि हमारे पास दिसंबर से लेकर मार्च तक का टाइम बचेगा, तो ये साल भी प्रभावित हो रहा है।
अगला साल भी प्रभावित होगा, और कल क्या होगा ये नहीं कह सकते। तो इसलिए वो सारी चुनौतियों से निपट के आना है, आगे लेकिन ये परमात्मा ने मौका दिया है, हम इससे बाहर आएंगे और हम और आप सब मिलकर के फिर वापस सामान्य स्थिति तरफ आएंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि इसमें एक विषय खड़ा हो रहा है कि ये जो परंपरागत परीक्षा देने का जो पैटर्न है, मैं इसमें उसमें बदलाव लाएंगे, एक रिफॉर्म कमेटी बनाएंगे, जो ये एग्जाम रिफॉर्म कमेटी रहेगी, जो दोबारा से एग्जाम के तरीके पे विचार करे कि ये परंपरागत तरीका साला एग्जाम का ये ठीक है या नहीं है, इसको विचार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के तौर तरीके में रिफॉर्म लाना, अब ये तो समय की ही डिमांड है, कोरोना के कारण है या जिस भी कारण है, तो ये डिमांड है। आप उज्जैन से हैं, धार्मिक स्थल है, आपकी रुचि भी धर्म की ओर रही है, तो उज्जैन को लेकर कुछ आपके मन में विचार है? क्योंकि आपने ऐसे तो बहुत काम किया है, लेकिन अब चूंकि मंत्री पद का दायित्व है, शिक्षा का दायित्व है, कुछ ऐसा नया कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मैं इसमें सीधे सीधे अगर कहूँ तो दो बातें हैं। मैं अब उज्जैन का मंत्री तो हूँ नहीं, मंत्री जहाँ का हूँ उसमें उज्जैन भी आता है जी। तो मेरा प्रयास तो ये कि समूचा मध्य प्रदेश हम एक परिवार की तरह माने, और यही हमारे अपने मंत्रिमंडल में उस टाइम पे हमने डिसाइड किया कि हम बगैर भेदभाव के, पक्षपात के, शुद्ध अंतर्मन से, तो वो हमको हमारी शपथ 24 घंटे याद रहेगी। ये बात सत्य है कि उज्जैन का अपना सांदीपनी आश्रम होने के कारण से भगवान श्री कृष्ण ने 5100 साल पहले अगर बनारस में शिक्षा ग्रहण न करते हुए उज्जैन में की, तो ये बात सत्य है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी या उस समय का आश्रम में, गुरुकुल में वो कौन कौन सी शिक्षाएं थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा कि हमने हमारे अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना भी सीखा है, और उसके अंदर जो ज्ञान विज्ञान छिपा उसको समाज के सामने लाने का भी प्रयत्न करना सीखा है। तो मैं एजुकेशन की दृष्टि से इसमें विचार भी करता हूँ, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आधुनिक तरीके से जो शिक्षा पद्धति हो रही है, जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान ने 14 विद्या 64 कला सीखी, तो ये 64 प्रकार के एक तरह से उनने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स किए हैं। अगर अपन उसको लाइट में मिलेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन गंभीरता के साथ जाएंगे तो वो कौन कौन सी 64 कलाएं हैं, जिन कलाओं पे पीजी कोर्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से 14 विद्याएं हैं जिन पे कोर्स हो सकते हैं। ऐसे प्रकार से जो हमने कहा कि भाई अभी उसको सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन मन में एक खिड़की खोल करके वो कौन सा इतिहास है उसको समझने के लिए जा तो सकते हैं। तो कम से कम अपने एक एक जिलों से कुछ एक्सीलेंट बच्चों को ले जा करके हमने जब वहाँ उज्जैन में सिंहस्थ का कुंभ मेले का एक जो बहाना होता है उसमें कोई स्थायी प्रकार के काम भी कर दिए। उसमें एक काम ये किया कि भगवान ने जो प्रतिमा नहीं है वहाँ सांदीपनी आश्रम में, वो कौन कौन सी 64 कला है, 14 विद्या है, इसको चित्रांकन के माध्यम से दिखाकर प्रदर्शनी लगाई है जी। तो अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं, तो प्रेरणा मिलेगी। जैसे उसमें धातु बनाना है, कपड़ा बनाना है, अलग अलग प्रकार की जितनी विधा हो सकती वो सब विधा भगवान ने सीखी। चलिए, अगर हम आपकी बात करें, आपके राजनीतिक सफर की बात करें, तो आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, सबके साथ आपने मतलब कदम से कदम मिला के आपने काम किया है, लेकिन मंत्री बनते थोड़ी सी देरी हो गई ना? नहीं, मेरे को तो कोई देरी नहीं लगी। मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि मैं मूलतः संघ का स्वयंसेवक हूँ, उस नाते से जब भी जो काम मिलता है मैं बहुत आराम से, आनंद से करता हूँ। मुझे 2003 में विधानसभा का टिकट मिला। हमको मालूम है उमा भारती जी उस तत्कालीन समय की सीएम थी, और पार्लियामेंट्री बोर्ड से टिकट मिला। दिल्ली से मिलने के बाद में मुझे उज्जैन में बड़नगर से जहाँ टिकट दिया गया था, हमारे संघ के हमारा संघ आधारित परिवार है, तो वहाँ के हमारे प्रचारक और बाकी लोगों ने कहा कि तुम 35 साल के हो, छोटी उम्र है, थोड़ा मेरे से 15 साल बड़ी उम्र के थे, उनको टिकट दे दो। तो मैंने अपने शांतिलाल जी धवई उनको टिकट उज्जैन में ही अपने हाथ से लिख के दे दिया था। लेकिन पार्टी देखती है, ये सब बातों को समझती है। 15 दिन बाद ही जब सरकार बनी तो मुझे कहा कि आपको क्या बनना, हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनना, बड़ी बड़ी जगह थी। मैंने कहा नहीं, मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनना। तो उन्होंने कहा अभी हाल लिख के देते, लेकिन हमने कहा अभी मत लिख के दीजिए। हमारे यहाँ पद्धति है, एक कोर ग्रुप है, वो मेरे साथ कौन कौन से सदस्यों को बनाएंगे, उपाध्यक्ष को बनाएंगे, वो नाम देंगे, उनको बनाइए। तो मुझे 2 दिन के अंदर वापस वो सारे नाम लेके आना पड़ा। वो तत्कालीन रूप से उन्होंने यूडीए का चेयरमैन बनाया। अच्छा। तो ये पार्टी की हमारे अंदर की विशेषता है कि हमारी क्षमता योग्यता से हमको काम भी मिलता है, और अगर हम अपना उस पार्टी की रीति नीति को लेके चलते हैं तो उसके आधार पर काम करने की एक बहुत बड़ी संभावना भी बनती है। मुझे खुशी इस बात की कि छोटे से प्राधिकरण को स्टार्ट किया जब वो 5 करोड़ का था, लेकिन मैंने स्टार्ट करके 100 करोड़ के प्राधिकरण को ले गया था। इतना धैर्य आपके अंदर?
आजकल अगर हम देखें राजनीति में बाकी जो राजनेताओं को, तो वहां पे तो एडवाइस दिया जा रहा है कि आप धैर्य रखिए, और आपके अंदर इतना धैर्य। देखिए, धैर्य वाले तो हमारे भाजपा में, संघ परिवार में हजारों उदाहरण है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी का लीजिए, 50 साल के बाद वो कहीं पहली बार चुनाव लड़े तो सीधे सीएम बने। 50 साल तक उनकी चुनावी राजनीति से कोई लेने देना नहीं, शुद्ध संगठन के आदमी थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 50 साल अपोजिशन के लीडर रहे हैं। कोई सोच सकता है आज के जमाने में एक अपोजिशन का लीडर कितने प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के आखिरी प्रधानमंत्री तक सबको देखने के बाद अपोजिशन के लीडर होने के नाते से वो बाद में प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार और 24 दलों को मिला के सरकार चलाई। तो ये भाजपा में इसकी जो संगठन रचना है, ये सबके घुट्टी पिला करके एक तरह से सबको ट्रेनिंग देते हैं, और उस ट्रेनिंग का हिस्सा हम सब है, और मुझे गर्व है इस बात का। जी बिल्कुल। लेकिन अभी जो माहौल है, अब जो कहा जा रहा है कि अब बीजेपी का जो है कांग्रेसीकरण होता जा रहा है अभी, और इस बार का अगर हम मंत्रिमंडल का देखें गठन, तो यहाँ तो इतनी मारामारी थी, इतना टाइम लग गया, और बड़े बड़े जो आपके नेता हैं वो मंत्री नहीं बन पाए, और आप बन गए, आप बाजी मार गए। नहीं, कोई बाजी नहीं मारता है। मैंने पहले कहा कि मुझे 2003 में अगर लेते तो 2003 में मैं 10 नाम बता सकता हूँ जो पहली बार में मंत्री बना दिए गए। अच्छा। और मैं अगर 15 साल बाद भी बना हूँ, हाँ। तो न मैंने इस बात का गर्व किया, न मुझे इस बात का दुख है कि मैं पहले नहीं बना या आज बनाऊं। अच्छा। पार्टी जो काम देगी, हमारे में से सबकी एक आदत में है। हम में से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कभी मंत्री नहीं रहे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया तो आज वो कितने सफलता के साथ रहे। सवाल इस बात का नहीं कि कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है। इस बात का कि जो जवाबदारी मिले उसको बहुत अच्छे से निभाना ये पार्टी अपेक्षा करती है, और हमारे 1000 आंखें और 1000 हाथ रहते हैं, पीछे से संभालते भी हैं और देखते भी हैं। तो अभी जो आप लोगों के अंदर जिस तरह का जो स्वर उठ रहा है, विरोध के स्वर उठ रहे हैं, कई लोग हैं, शेजवार जी हो गए, अजय विश्नोई जी हो गए, जयभान सिंह पवैया हो गए, सब कह रहे हैं कि भैया वहां से लोग आ रहे हैं और हम लोगों को अपनी जगह नहीं मिल रही है। मैं थोड़ा सा विनम्रता से एक निवेदन जी जी जी। मैं अब सरकार का उच्च शिक्षा मंत्री हूँ। जी जी। तो मेरी मर्यादा है। मैं कम से कम आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे भाजपा के या राजनीतिक दृष्टि से बजाय विभाग पे थोड़ी सी ठीक है, चलिए, ओके, तो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, ठीक है। नहीं, क्योंकि ये सब पूछ रहा है। मैंने आपकी बात समझ गया, आप मेरी बात समझ लीजिए। जी जी। लेकिन फिर भी अगर आप उत्तर चाहेंगे तो मैं देना चाहूंगा। हाँ। भाजपा के संगठन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी है। हाँ। और भाजपा वो गंगा जिसमें कई नदियां मिलती है, कई प्रकार के नाले मिलते हैं, और सबकी पवित्रता गंगा में आने के बाद होती है। इसलिए बाहर से आने वाले लोग भी निश्चित रूप से उस पवित्रता को महसूस करेंगे। हाँ। जिनको नहीं रहता तो वो बहुत दिन चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर के हमारे जितने वरिष्ठ नेता वो सब इस बात का एहसास करते हैं कि हमारी भूमिका जब भी रहेगी, जो भी रहेगी, वो पार्टी के दायरे के अंदर ही रहेगी। अच्छा, चलिए, आपने आप किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करेंगे, आपके जो विभाग है उस पर आपने बताया, उज्जैन के बारे में बताया। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा आपको धर्म में रुचि है, तो धर्म को लेकर कुछ सोचते हैं? देखिए, धर्म की परिभाषा ही वर्तमान में बहुत गलत अर्थ में ली जाती है। रिलीजियस का अर्थ जो निकाला जाता है वो संप्रदाय और धर्म में जो अंतर है जी। धर्म तो हमारे माता पिता का धर्म है, पत्नी का धर्म है। धर्म का हमारा व्यापक अर्थ है जी। ये इसको छोटा करने से नुकसान होता है। इसलिए ये जो वेस्टर्न सोच है, पश्चिमी सोच है, वो धर्म को हिंदू मुस्लिम में ले जाते हैं। हमारे धर्म का कर्तव्य भावना से आता है और ये धारणा में आता है। तो ये जो वर्तमान के हिंदू मुस्लिम ईसाई वाला जो धर्म की बात करते हैं, उससे बहुत अलग हटके धर्म की कामना की गई है। हम अपने उस मूल जो अपने दायित्व वाला काम है, उस काम के अंदर देख करके जो मूल रूप से हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो धरोहर है, उसके अंदर छिपा हुआ जो ज्ञान है, आज के दौर में आप देखिए, थोड़े दिन में आपको समझ में आ जाएगा। आज से 6 साल पहले कहाँ सोच सकते थे कि जब हम अपने यहाँ योग को कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी, योग को भी ओम के साथ और पता नहीं कितने प्रकार से। लेकिन अब देखिए, जब पहली बार यूएन में वो प्रस्ताव आया,
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विषय रखा, तो 200 देश में से 179 देशों ने एक तरह से सर्वानुमति करते हुए उस योग की बात कही। और आज योग दिवस पे 21 जून को आप पाकिस्तान सहित सब देश योग मनाते हैं। तो कई विषय आज अपने यहाँ नमस्ते वाला का भावना था। तो जो हमारा पुराना ज्ञान विज्ञान है वो खराब है और सब नवीन है वही सही है, ये धारणा भी गलत है। जो अच्छी बात है उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता भी है, जो कहीं कमी पेशी है उस पर विचार करने की जरूरत है। आप देखिए आयुर्वेद के मामले में अभी जो वर्तमान का कोरोना काल है, हमारे लिए पूरे दुनिया में संदेश गया कि हमारे जीवन आचरण से हम कितने बड़े पैमाने पे देश की आबादी को बचा पाए, हमारी घर की भोजन पद्धति से हम बचा पाए, हम आयुर्वेद से दुनिया में लोगों को मदद कर पाए, हमारी मानवता के भाव से हमने दुनिया के अंदर सेवा की है। तो ऐसे चुनौती के काल में हमारी संस्कृति का जो रोल रहा, हमको गर्व है उस बात का। और ये हम नीचे तक भी बात करेंगे तो गलत नहीं है। अब जिसको जो सोचना सोचे, उनके पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी लाइन क्लियर है। चलिए, आप बार बार बता रहे हैं कि आप के जो बैकग्राउंड है वो संघ का रहा है बीजेपी में, और जो कांग्रेस है वो बार बार संघ पे अटैक करती है। वो कहती है कि बीजेपी जो है वो संघ की गाइडलाइंस पे चलती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की कष्ट दूसरे हैं। कांग्रेस की मुसीबत ये कि कांग्रेस का जन्म ही इस देश के किसी व्यक्ति ने नहीं किया। 1857 की क्रांति के फेल होने के बाद 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, और कांग्रेस ने खाली हमारी उस वर्तमान में देश में शासन करने के लिए जहाँ की नब्ज पकड़ कर आम जनता के बीच में एक भ्रम फैला करके अपनी सत्ताएं बनाए रखने के लिए इंग्लैंड के उस षड्यंत्र का हिस्सा तत्समय में कांग्रेस थी। लेकिन बाद में कांग्रेस के अंदर लोकमान्य तिलक और बाकी लोग आए भी थे जिन्होंने वास्तव में देश के साथ कदम से कदम मिलकर चलना सिखाया है। लेकिन काल के प्रभाव हमने देखा, जब आज़ादी की लड़ाई पूरी हो गई तो महात्मा गांधी जी ने स्वयं ने कहा था कि अब कांग्रेस का समय समाप्त हो गया, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस एक घर में चली गई, और एक घर में जो तो जैसे राजा महाराजाओं की सत्ता है बचाने का रास्ता रहता है, उस प्रकार से कांग्रेस में एक महाराजा परिवार गांधी का खड़ा हो गया जो मूलतः गांधी भी नहीं है, और उनके माध्यम से सारी राजनीति चल रही। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया कि उच्च शिक्षा विभाग पे आप रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप गाये बगाए मेरे को वहां ले जाना चाहती जहां से मैं बचना है। नहीं, बचना नहीं, ये तो देखिए बातचीत है। देखिए, अगर हम बात करें, चलिए कांग्रेस की हम बात करें, क्योंकि ये तो राजनीति में जो हो रहा है उस पर तो सबकी निगाहें हैं। जैसे जो मध्य प्रदेश में हुआ, कांग्रेस में तख्ता पलटा, अब राजस्थान में भी हो रहा है। इस पर आप क्या कहें? इसमें देखिए एक बात और आ रही है, तो बार बार ये बात आ रही है कि जो जनता जिस सरकार को चुन रही है, लोकतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हटते जा रहा है। और इस तरह से उल्टा बोल रही हैं। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, क्योंकि जब आप मजबूर कर देते हो आपकी कुव्यवस्था के लिए, बूढ़े नेतृत्व के लिए, मनमर्जी के निर्णय करते हो, जो चुनाव पहले आप बात करते हो, चुनाव के बाद ठीक उसका उल्टा आचरण करते हो, तो आप जनता क्यों बर्दाश्त करेगी? जनता तो ठीक है, कांग्रेस के खुद उनके लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अपने कर्मों से अपनी खुद की वो जो कमजोर नींव थी इसके कारण से गिरे। हम नहीं कह रहे हैं। आप बताइए, सिंधिया जी ने सामने आकर क्या कहा? सिंधिया जी को क्या संदेश देना चाह रहे थे? पहले सिंधिया जी को दिखा के आपने सरकार बनाई, मौका आया सिंधिया जी का, तो सिंधिया जी को आप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं हो, राज्यसभा का सदस्य बनाने को तैयार नहीं हो। और एक खुददार आदमी जो अपने लिए खुद नहीं मांग रहा कुछ भी, उससे लिए वो अगर अतिथि विद्वानों की बात करने गया तो आपने उसके साथ कितना बदतमीजी का व्यवहार किया। चलो छोड़ो सिंधिया जी की, सिंधिया जी हम तो मान के चले हमारे परिवार के हैं। अब राजस्थान में क्या हो रहा है? आपके ही लीडरशिप को आप नकार रहो, आप उसको चुनौती देकर के वो बूढ़े नेतृत्व को गले लगा रहे हो। तो ये कीमत कांग्रेस ने कांग्रेस के कारण से चुकाई है और लोकतंत्र का मजाक बनाया है। अपने उस सामंतवादी युग को याद कर रहे हैं जब राजा महाराजा आदेश देते थे। वो गए जमाने, ये मुख्यमंत्री रहेगा, भले जनता कुछ भी कहे, विधायक कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, अब वो समय नहीं रहा है। आप बताइए, कांग्रेस के कारण से ममता बनर्जी 2 बार अपनी खुद की पार्टी बना करके शानदार तरीके से राज्य कर रही है। शरद पवार कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस को छोड़ करके अपना स्थापित सत्ता चला रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए विचार करने का विषय है कि आखिर जनता की नब्ज क्या कह रही, धड़कन क्या कह रही है,
उससे उनको कदम मतलब वो जनता की धड़कन नहीं समझ पा रहे हैं, नब्ज नहीं समझ पा रहे हैं, पूछा और तो मैंने बता बीजेपी दिया। समझ रही। बीजेपी चल रही है ना, बीजेपी बताइए आप, पूरे देश में दुनिया में नेतृत्व करना तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। अब सरकार के अंदर प्रभावी भूमिका निभाना है तो सारे मंत्रियों के साथ अमित शाह जी अपना गृह मंत्रालय का रोल चला रहे हैं, संगठन में देखो तो नड्डा जी अपनी पूरी पार्टी चला रहे हैं। जब तक आप काम का विभाजन नहीं करोगे, जब तक आप अपनी व्यवस्थाओं पे ठीक से पकड़ नहीं बनाओगे, लंबे समय तक चलोगे कैसे? ऐसे ही यहाँ प्रदेश में भी हाल है। माननीय वी डी शर्मा जी हमारे बीच युवा नेतृत्व आ गए। आज से 15 साल पहले शिवराज जी हमारे बीच में एकदम युवा करके मुख्यमंत्री बने थे। तो ये पार्टी में हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन पार्टी हमारे जो अपने उस संगठन की रचना में जैसा चलना चाहती है वो चलती, कांग्रेस उस रास्ते पे चल नहीं सकती, इसलिए कांग्रेस की दुर्गति। चलिए, कांग्रेस की तो दुर्गति हो रही है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के भी जो आचरण है उस पे भी सवाल तो उठ रहा है ना, कि आप लोग जो खरीद फरोख्त का बीजेपी कांग्रेस पे मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा उससे बाहर आए और ज्यादा बेहतर होगा कि मेरे को विभाग के नाते से, जहाँ मैं जिसका मंत्री हूँ, उच्च शिक्षा से संबंधित आप प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो खोली गई है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो उनकी तुलना हो रही है, कॉलेज के अंदर एजुकेशन के सिस्टम पे क्या बात हमको करना चाहिए, अलग अलग संस्थान हमारे, उन संस्थानों पे अपन बात करें। बहुत विषय मैं आपको दे सकता हूँ जिस पे आप बात करें। जी बिल्कुल। हाँ, एक तो मैंने अगर हम आपके पर्सनल उस पे आए तो मैंने सुना आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन आप देखिए, ये फिर मैंने कहा कि हमारे लिए व्यक्तिगत स्तर पे परमात्मा की कृपा से जो काम मिला है, मैं व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत सारी चीजों पे जाता हूं, लेकिन इससे बचना भी चाहिए। हम आपकी मदद से, जनता के सुझावों से, और मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से भी कहता हूं कि कोई अच्छा सुझाव उनको विभाग के बारे में देना हो तो मैं उनका विभाग में स्वागत करूंगा। उन अच्छे सुझावों को, किसी दल का भी हो, कोई भी हो, उस पर हम बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कांग्रेस को भी इनवाइट कहा है कि वो भी सुझाव दे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन तो भजन का सुनाएं। नहीं, भजन का तो क्या है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, आप जाते जाते हमारे IND 24 के दर्शकों को अगर कुछ कहना चाहें तो। हम आपके माध्यम से यही कामना करते हैं कि कोरोना के कष्ट में खास करके जो जहाँ है अपने सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, बाकी परिवार का ध्यान रखे। लेकिन मैं एक और बात जरूर कहना चाहता हूँ कि वर्तमान के दौर में परीक्षाओं का पैटर्न बदलेगा, तो परीक्षा के पैटर्न में आप टैलेंट को अपनी ये होशियारी रखना पड़ेगी कि वो साल भर शांति से बैठे, उससे काम नहीं चलेगा। ये सेशन भी हमको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए तो एक बार हम जनरल प्रमोशन तरफ की बात सोच सकते हैं, लेकिन फाइनल की डिग्री अगर लेना है तो फाइनल की डिग्री तो उसको डिग्री के तरीके से ही मिलेगी, और वो डिग्री जीवन भर काम आएगी। उसको जल्दबाजी में कोई ऐसे फालतू के बहकावे में आगे गलत फहमी नहीं पाल लें, क्योंकि मान लो लॉ करना है तो लॉ की डिग्री चाहिए कि अगर डिग्री नहीं मिलेगी तो सनद नहीं मिलेगी, वकालत नहीं कर सकता। अगर प्रोफेशनल कोर्स में कहीं जाना है, मान लो उसको कोई प्रशासनिक सेवा में आना है, तो जब तक डिग्री की एग्जाम से नहीं निकल के आएगी। इसलिए हमने कमेटी भी बनाई है, और कमेटी के निर्णय के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निर्णय लेने वाले हैं कि हमको अपने बच्चों की डिग्री के बारे में उनका पूरा जीवन सामने रख करके विचार करना चाहिए। कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए कि ये दोबारा हमको पश्चाताप हो। एक बार इस कदम से आगे बढ़े तो फिर आगे गहरी खाई है, फिर लौट के आने के रास्ते नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने IND 24 को इतना समय दिया और इतनी अच्छी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंत्री जी जो कि बता रहे थे कि किस तरह जो है शिक्षा में रिफॉर्म की आवश्यकता है, एग्जामिनेशन पैटर्न में रिफॉर्म की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो समय है वो ऑनलाइन का है, और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी और सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है वो ये है कि किस तरह से वो एग्जामिनेशन पैटर्न को वो बदलेंगे ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंडली हो जाए। तो IND विशेष में इस बार इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए पर्सनालिटी के साथ। आप देखते रहिए IND 24।